एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 8 में आज हम गति अर्थात मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। गति क्या होता है? तो किसी वस्तु के द्वारा समय के साथ स्थान परिवर्तन को गति कहा जाता है। अर्थात मोशन इज द फेनोमेनन इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स पोजिशन ओवर टाइम। मैथमेटिकली मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड और टाइम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमेशा दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तुलना करते हैं। हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के फ्रेम ऑफ रेफरेंस का समय के साथ स्थान परिवर्तन यानी कि मोशन को स्टडी करने के लिए ऑब्जर्वेशन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ उसका स्टडी किया जाता है। ऐसा कहा जा सकता है कि कोई एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु की तुलना में गति में है, परंतु तीसरे वस्तु की तुलना में स्टेशनरी यानी कि स्थिर है। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक बस है। ठीक है, एक बस है जो गति में है। इसमें दो व्यक्ति बैठा है और एक व्यक्ति बाहर है जो ऑब्जर्वर के जैसा कार्य करता है। तो यह कहा जा सकता है कि बस में बैठा दो व्यक्ति एक दूसरे की अपेक्षा स्टेशनरी है यानी कि स्थिर है। क्यों? क्योंकि समय के साथ इनके बीच स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। लेकिन ऑब्जर्वर की तुलना में ये दोनों व्यक्ति गति में है। क्यों? क्योंकि समय के साथ इन दोनों के बीच स्थान परिवर्तन देखा जाता है। मोशन जो होता है बहुत प्रकार का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मोशन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है। कुछ मोशन स्ट्रेट लाइन का हो सकता है और कुछ मोशन सर्कुलर पाथ पर हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं गति का वर्णन यानी कि डिस्क्राइबिंग मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, क्या है, किसी वस्तु के लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट के साथ उसका स्टडी किया जाता है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक गांव है। यहाँ इस गांव में एक रेलवे स्टेशन है और एक स्कूल है। रेलवे स्टेशन और स्कूल के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। ठीक है, तो यह कहा जा सकता है कि गांव में जो स्कूल है वो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पे उत्तर दिशा की ओर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सरल रेखीय गति यानी कि मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन। तो यह जो मोशन है वो सिंपलेस्ट टाइप का मोशन होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन यानी कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा पे गमन करता है तब उसे स्ट्रेट लाइन मोशन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम दो टर्म के बारे में समझते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो क्या कहलाता है? स्केलर यानी कि अदिश राशि। और वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। इसी बात के आधार पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो टर्म को समझते हैं। डिस्टेंस क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा स्थान परिवर्तन को डिस्टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है उसमें सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है। यानी कि डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? किसी खास दिशा में, किसी निश्चित दिशा में जो डिस्टेंस होता है यानी कि किसी खास दिशा में तय की गई दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दूसरा अंतर ये होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो टोटल डिस्टेंस कवर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर को डिस्टेंस कहा जाता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल दूरी। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ओ से चलना शुरू करता है, ओ से ए तक जाता है, ठीक है। ओ से ए तक की दूरी है 10 किलोमीटर, ठीक है। अब वही ऑब्जेक्ट वापस आता है बी तक, ओ से बी के बीच की दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा तय की गई दूरी कितना हुआ, 10 किलोमीटर पहले गया और 5 किलोमीटर फिर चला, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया 15 किलोमीटर। लेकिन एग्जैक्ट डिस्टेंस देखा जाए, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाए, तो देखा जाए तो क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है ओ से बी तक ही गया, ठीक है। ओ से बी तक गया, यानी कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो कितना होगा 10 किलोमीटर माइनस 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर। तो यह डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो उसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है मीटर, ठीक है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक समान गति और असमान गति, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तब इसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, और जब कोई वस्तु इक्वल टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर करता है तब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होता है। जैसे समझ लेते हैं, कोई एक वस्तु है जो इस तरह से जाता है, इस सारे पॉइंट के बीच का दूरी 5 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। और प्रत्येक 5 किलोमीटर को के डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 1 घंटा का समय लगता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक गया 1 घंटे में, इस 5 किलोमीटर को 1 घंटे में, इस 5 किलोमीटर को 1 घंटे में, इस 5 किलोमीटर को 1 घंटे में कवर किया, यानी कि यह एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट 5 किलोमीटर को कवर करने के लिए 1 घंटा का टाइम लिया, सेकेंड 5 किलोमीटर को कवर करने के लिए 2 घंटा का टाइम लिया, थर्ड 5 किलोमीटर को कवर करने के लिए 5 आवर्स का टाइम लिया, और थर्ड 5 किलोमीटर को कवर करने के लिए 3 आवर्स का टाइम लिया, यानी कि यह क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है गति के दर की मापन, यानी कि मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। इसे स्पीड भी कहा जाता है, ठीक है। गति में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, स्पीड कहा जाता है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी कि किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में स्थान परिवर्तन को स्पीड कहा जाता है, यानी कि गति कहा जाता है। यह जो स्पीड होता है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, यानी कि यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। जब हम इसके सिंबल की बात करें तो सिंबल क्या होता है, सिंबल या फिर एसआई यूनिट भी कह सकते हैं। तो एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर सेकेंड इनवर्स। कैसे आता है ये फॉर्मूला, ये यूनिट कैसे आता है एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि स्पीड क्या होता है, यूनिट टाइम में तय की गई दूरी, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो इसका जब यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सेकेंड को जब ऊपर करेंगे तो s⁻⁻1 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गति बराबर दूरी बटा समय। जब हम नॉन यूनिफॉर्म
मोशन की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया जाता है, तो उसमें एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन। जैसे कि मान लेते हैं कि फर्स्ट ये सब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो फर्स्ट 5 किलोमीटर को 1 आवर में, सेकेंड 5 किलोमीटर को 2 आवर में, थर्ड 5 किलोमीटर को 3 आवर में, फोर्थ 5 किलोमीटर को 7 आवर में कवर किया गया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5, 10, 15, 20, यानी कि 20 बाई टाइम क्या हो गया 2, 1, 3, 3, 6, 7, 13, यानी कि इसका जो स्पीड हो जाएगा 20/13 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दिशा के साथ चाल, यानी कि स्पीड विथ डायरेक्शन, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात की जाती है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और जब स्पीड में डायरेक्शन के साथ जब उसका स्टडी किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। कहा जाए तो किसी निश्चित दिशा में वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन की दर को स्पीड कहा जाता है। ठीक है, जब हम इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, जैसा हमने ऊपर स्टडी किया था। जब हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के कंडीशन में क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, यानी कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस v बाई 2, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, v यानी कि फाइनल वेलोसिटी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वेग परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी कि इकाई समय में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। यानी कि एक्सेलरेशन या त्वरण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, यानी कि इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। यदि इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि m⁻²। ठीक है, कैसे आता है ये यूनिट तो देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का यूनिट हमने ऊपर देखा था, क्या था, मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड इनवर्स बाय टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है, तो जब सेकेंड को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड टू द पावर -2। ठीक है, जब एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन भी दो प्रकार का होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। जब इक्वल टाइम इंटरवल में एक वेलोसिटी में असमान गति से परिवर्तन होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन वेलोसिटी होता है, तब उसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहा जाता है। और इक्वल टाइम इंटरवल में अन इक्वल अमाउंट ऑफ वेरिएशन इन वेलोसिटी होता है, तब उसे क्या कहा जाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का सबसे एक अच्छा एग्जांपल होता है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहने का मतलब क्या होता है, अगर हम ऊंचाई से किसी वस्तु को फ्रीली गिराएंगे तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो त्वरण होगा, उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अगर कोई कार चालक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, इस क्रम में क्या है कि टाइम टू टाइम अलग अलग डिस्टेंस को कवर करने के लिए अलग अलग टाइम लेता है,
तब इस प्रकार के एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। सर्कुलर मोशन जो होता है यह भी एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है या तो चेंज इन मैग्नीट्यूड यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में परिवर्तन के कारण हो सकता है, या फिर वेलोसिटी के डायरेक्शन में परिवर्तन के कारण हो सकता है, या फिर दोनों में परिवर्तन के कारण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में। ठीक है, गति का ग्राफिक प्रदर्शन यानी कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन के ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का जो सबसे सिंपल एग्जांपल होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है वो एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में मदद करता है, जिसमें 2 वेरिएबल्स होता है। जो 2 वेरिएबल होगा, पहला वेरिएबल इसमें डिस्टेंस या वेलोसिटी हो सकता है, और सेकंड वेरिएबल जो होता है वो टाइम होता है। ठीक है, इसमें तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करते हैं। यह जो एग्जांपल है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एग्जांपल है। ठीक है, यह एक इक्वेशन है, इसमें 2 वेरिएबल है। ठीक है, पहला यह फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एस बाई टी यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम दो वेरिएबल्स को लिया गया। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय करता है, 2 सेकेंड में 2 मीटर की दूरी तय करता है, 3 सेकेंड में 3 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन में भी 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, सेकेंड कंडीशन में यानी कि 2 मीटर को 2 सेकेंड में यानी कि 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, थर्ड कंडीशन में यानी कि 3 मीटर को तय करने में 3 सेकेंड का टाइम लेता है, यानी कि इस कंडीशन में भी इसका वेलोसिटी होगा जो 1 ही होगा। ठीक है, तो इससे जब हम ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड में फर्स्ट मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, और इससे जो ग्राफ प्राप्त होता है वो एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, और यह जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि दूरी समय ग्राफ। तो इसमें 2 कंडीशन हो सकता है, एक हो सकता है यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अभी हमने ऊपर जो स्टडी किया था वो यूनिफॉर्म स्टडी का स्ट्रेट लाइन ग्राफ का एग्जाम्पल है। जैसा कि ऊपर हमने देखा था कि फर्स्ट सेकेंड में 1 मीटर, 2 सेकेंड में 2 मीटर और 3 सेकेंड में 3 मीटर, इस तरह से गति प्रदान करता है और इससे एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसमें 10 मीटर में 20 मिनट में मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 40 मिनट में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो 40 मिनट में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 60 मिनट में 40 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो इस तरह से यह जो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन इसमें दिखाया गया है, तो यह स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल है। इसे हमने सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, 1 मिनट में 1 मीटर, 2 मिनट में 2 मीटर, 3 मिनट में 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और इससे एक स्ट्रेट लाइन की प्राप्ति होती है। ठीक है, सेकंड जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता है बल्कि कर्व लाइन हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसे इस फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो 1 सेकेंड में 1 मीटर की दूरी तय करता है, 2 सेकेंड में 4 मीटर की दूरी तय करता है, 3 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम वेरी कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन में जो वेलोसिटी होगा 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा, सेकेंड
यानी कि 2 सेकंड में क्या हो जाएगा 4/2, यानी कि 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा। 3 सेकंड में 10/3 यानी कि ये अलग हो जाएगा, 3.3 समथिंग होगा। तो इससे जब हम ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं प्राप्त होगा बल्कि एक कर्व लाइन प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी और टाइम से एक्सीलरेशन की प्राप्ति होती है, यानी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v/t। इस ग्राफ में भी दो कंडीशन हो सकता है, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी हो सकता है। तो इसमें भी वैसा ही होता है जैसे ऊपर हमने स्टडी किया था कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी के लिए स्ट्रेट लाइन की प्राप्ति होती है और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड बॉडी के लिए कर्व लाइन की प्राप्ति होती है। ठीक है, नॉन स्ट्रेट लाइन की प्राप्ति होती है। तो इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल लिया गया है, सबसे सिंपल लिया गया है, एक नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी है। ठीक है, इसमें क्या है कि टाइम में इंटरवल के साथ, टाइम में परिवर्तन के साथ उसके वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कि कोई वस्तु है जो यहाँ पे था तो उसका वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर था, 2 सेकंड में 40 किलोमीटर पर आवर ही था, 3 सेकंड में 40 किलोमीटर पर आवर ही था। यानी कि समय के साथ इसके वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है और इससे जो ग्राफ प्राप्त होता है वह एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ की प्राप्ति होती है। ठीक है, यह यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन का ग्राफ है। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन में एक्सीलरेशन देखा जाता है। क्या है, मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है जो 10 सेकंड के इंटरवल पे उसका वेलोसिटी कितना था 20 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर था। 20 सेकंड में क्या हो गया, 20 सेकंड में उसका जो वेलोसिटी है मान लेते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी क्या है, इसमें एक एक्सीलरेशन देखा जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन की प्राप्ति होती है। इसे हम इस ग्राफ के द्वारा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक सेकंड में, फर्स्ट सेकंड में उसका जो वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड है, सेकंड सेकंड में भी 2 मीटर पर सेकंड है, थर्ड सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड हो गया, फोर्थ सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो गया। तो इससे क्या ग्राफ, इससे जो ग्राफ प्राप्त होगा क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और यह एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी का एग्जांपल है। क्यों, देखते हैं। जैसे इसका एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। तो इसका वेलोसिटी क्या है 1 है, टाइम कितना है 1 है, यानी कि 1/1 यानी कि 1। जब 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी क्या होता है 2 मीटर पर सेकंड होता है, यानी कि 2/2 यानी कि 1, यानी कि एक्सेलरेशन 1 है। 3 सेकंड में उसका वेलोसिटी क्या हो गया 3 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि इस टाइम इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया 3/3 यानी कि 1 हो गया। 4 सेकंड में उसका वेलोसिटी क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड हो गया, यानी कि जो एक्सेलरेशन है 4/4 यानी कि 1। यानी कि इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और इससे जो ग्राफ प्राप्त होता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्राप्त होता है। इस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए स्ट्रेट टाइम ग्राफ से कवर्ड डिस्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार के ग्राफ में जब हम किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी का कैलकुलेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि इस ग्राफ का एरिया निकालते हैं। क्योंकि यह एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, यह एक ट्रेपेजियम टाइप का स्ट्रक्चर है। तो जब हम इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालेंगे तो यह जो एरिया होगा इस कंडीशन में तय की गई दूरी के बराबर होगा। इसका एरिया कैसे कैलकुलेशन करेंगे, इस ट्रेपेजियम में 2 पार्ट है, एक रेक्टेंगल है और दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, तो दोनों का हम एरिया अलग अलग कैलकुलेट करेंगे।
जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकालेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। तो इसमें जो रेक्टेंगल है वो है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। अब क्या निकालेंगे, ट्रायंगल का एरिया। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो गया, यह ए डी इसका बेस हो गया और डी ई इसका हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का एरिया निकाल के एक दूसरे से ऐड करेंगे तो इससे डिस्टेंस की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। यह नॉन एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए ग्राफ है, ठीक है। इसमें देख के भी पता चलता है कि एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में उसका जो वेलोसिटी है वो डेफिनेट यानी कि निश्चित रूप से परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि अलग अलग तरह से परिवर्तित होता है। यहाँ से इस चैप्टर का मेन पार्ट शुरू होता है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये क्या है, ग्राफिक विधि से समय का समीकरण। इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिक मेथड, ठीक है। ग्राफिक मेथड से मोशन का इक्वेशन क्या क्या हो सकता है, पहला हो सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड हो सकता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन होता है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसमें जो वेरिएबल्स है क्या हो सकता है, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सिलरेशन, t टाइम इंटरवल, s डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इन चारों वेरिएबल्स के आधार पे यह फार्मूला प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं कि इस फार्मूला को कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले हम वेग समय संबंध का समीकरण यानी कि इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसके लिए जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन के द्वारा हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला को प्राप्त करेंगे। इसे हम सबसे पहले बहुत साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि हमें क्या प्राप्त करना है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस फॉर्मूला को प्राप्त करना है। यानी कि हम कह सकते हैं कि v माइनस यू, यू को इधर करेंगे तो माइनस होगा, तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी के बारे में हमें कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अब हम इस ग्राफ को देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है यह वेलोसिटी को शो करता है। तो जब वस्तु ए के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो फाइनल वेलोसिटी होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ओ ए, ठीक है। ओ ए इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा। चूंकि यह पैरेलल लाइन है यानी कि सी डी भी इसका इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा और सी बी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, v माइनस यू, ठीक है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि v यानी कि बी सी माइनस यू यानी कि डी सी, ठीक है। इसी का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसी का कैलकुलेशन करके ये फॉर्मूला को प्राप्त करना है। अब हम आपके बुक में किस तरह से दिया गया उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं लेट अस ड्रॉ AD पैरेलल टू OC, AD पैरेलल टू OC, ठीक है। तो इससे क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त करना है, BC, ठीक है। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD प्लस DC, ठीक है, यानी BD प्लस
टी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए, ठीक है, यानी कि बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि बी सी, ठीक है, बी सी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी डी प्लस यू, ठीक है, v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, यानी कि बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। जैसा कि हम जानते हैं क्या होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, बी सी, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओ ए है। ऊपर हमें दिया गया है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वी माइनस यू, ठीक है, वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, बी डी के बराबर है, यानी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि बी डी बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना हुआ, बी डी ए डी, यानी कि ओ सी, यानी कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी डी बाई ओ सी। इसमें पॉइंट्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू बी डी बाई टाइम, यानी कि बी डी इज इक्वल टू ए टी, यानी कि ए टी, ठीक है। इससे हमें प्राप्त हो जाएगा फॉर्मूला, क्या प्राप्त हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, वी माइनस यू, ठीक है, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू, तो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, यानी कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ के आधार पे हमें कौन सा फॉर्मूला प्राप्त करना है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, कभी भी इस ग्राफ से टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करने की बात की जाती है तो क्या करते हैं, इस ट्रेपेजियम का एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस ट्रेपेजियम का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है रेक्टेंगल और सेकंड पार्ट है एरिया, एक ट्रायंगल। तो ऊपर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस दोनों को कैसे कैलकुलेट करना है, लेंथ प्लस विड्थ, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की प्राप्ति होगी, यानी कि क्या हो जाएगा, हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, एस इज इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी प्लस हाफ ए डी इंटू बी डी। सारे पॉइंट्स को जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, एस इज इक्वल टू ओ ए क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, ओ सी क्या हो गया, टाइम इंटरवल, हाफ ए डी यानी कि टाइम इंटरवल, बी डी यानी कि ए टी। बी डी में ए टी कहाँ से आया, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि ऊपर मैंने बताया था कि बी डी इज इक्वल टू ए टी कैसे आया, एक बार देख लेते हैं। इस कैलकुलेशन में हमने देखा था ए इज इक्वल टू बी डी बाई टाइम आया था, यानी कि बी डी इज इक्वल टू
80 आया था। ठीक है, यानी बी डी इज इक्वल टू 80। इसे कैलकुलेशन करेंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT²। नेक्स्ट है इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। इस रिलेशन के आधार पे हमें 2s इज इक्वल टू v² माइनस u², इस फॉर्मूला को प्राप्त करना है। चूंकि यह एक पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन है, यानी कि इसमें पोजीशन यानी कि डिस्टेंस की बात की जाती है, तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि जब भी इस ग्राफ के द्वारा हम डिस्टेंस के कैलकुलेशन की बात करते हैं तो इस ट्रेपेजियम की एरिया को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ट्रेपेजियम को कैलकुलेट करने का 2 मेथड होता है। एक मेथड ये हमने देखा था कि इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट किया और इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट किया और दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन इस इक्वेशन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है कि इस ट्रेपेजियम का एरिया एक साथ ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ट्रेपेजियम के एरिया को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू एडिशन ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस या फिर हाइट ऑफ पैरेलल लाइंस। तो इसमें पैरेलल लाइन कौन कौन सा हो गया? OA और BC। ठीक है, OA और BC यानी कि पैरेलल लाइंस का एडिशन मल्टीप्लाई बाय OC यानी कि इसका डिस्टेंस, पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें क्या है? OA क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी यानी कि U। BC यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि V। OC यानी कि टाइम इंटरवल यानी T/2 यानी कि S इज इक्वल टू V प्लस U इंटू T/2। ठीक है, तो ये फार्मूले की प्राप्ति होगी। अब टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी बाय एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम यानी कि टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे? इस टाइम के वैल्यू को जो हमने कैलकुलेट किया उसे ऊपर वाले इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V प्लस U/2 V प्लस U/2 इंटू V माइनस U/A V माइनस U/A। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? V प्लस U इंटू V माइनस U। तो अब फॉर्मूला पता है आपको, A प्लस B इंटू A माइनस B इज इक्वल टू क्या होता है? A² माइनस B², यानी कि V प्लस U इंटू V माइनस U इज इक्वल टू V² माइनस U²। अब इसमें क्या करेंगे? 2A को इधर लिया गया है। ठीक है, यानी कि 2AS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V² माइनस U²। ठीक है, इस तरह से आपको ये फॉर्मूला प्राप्त हो गया। लास्ट पॉइंट है एक समान वृत्तीय गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलेट करता है तब उसे क्या कहा जाता है?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। यह जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इसमें क्या होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मोशन करता है तो टाइम टू टाइम इसके डायरेक्शन में परिवर्तन होता है। तो टाइम टू टाइम इसके डायरेक्शन में परिवर्तन होने का मतलब यह हुआ कि इसके वेलोसिटी में परिवर्तन हुआ, और वेलोसिटी में परिवर्तन, ठीक है, समय के साथ वेलोसिटी में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। यानी कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो एक एक्सेलरेटिंग मोशन होता है, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr/t। तो कैसे आता है 2πr/t? तो जैसा कि पता है आपको कि एक सर्कल है, तो जब कोई एक वस्तु इस पॉइंट से सर्कुलेट करेगा तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, 2πr। ठीक है, 2πr, और टाइम टेकन कितना हो जाएगा, t। यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। यानी कि इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/t। ठीक है।